नमस्कार दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर 9 जो कि बात करता है रेसिप्रोकल अरेंजमेंट फॉर असिस्टेंस इन सर्टेन मैटर्स एंड प्रोसीजर्स फॉर अटैचमेंट एंड कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो क्या रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स होते हैं, कुछ जहाँ पे असिस्टेंस की ज़रूरत होती है कुछ स्पेसिफिक मैटर्स में, और साथ ही साथ प्रोसीजर क्या रहेगा, अटैचमेंट क्या है, कन्फिस्केशन का, प्रॉपर्टी क्या है। सेक्शन 55 में बोलता है डेफिनेशंस। अब डेफिनेशंस हैं इन दिस चैप्टर अनलेस द कंटेंट कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट का मतलब क्या होगा, जब तक चैप्टर में कुछ और ना मेंशन्ड हो तब तक कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट का मतलब होता है मींस एनी कंट्री और अ प्लेस आउटसाइड इंडिया in respect of which an arrangement has been made by central government with the government of such country through a treaty or otherwise। तो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट वो स्टेट है जिसके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई अरेंजमेंट कर रखा है, ठीक है, कोई अरेंजमेंट कर रखा है या कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, ठीक है। आइडेंटिफाइंग का मतलब क्या होगा, आइडेंटिफाइंग इंक्लूड्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रूफ दैट द प्रॉपर्टी वॉज derived from or used in commissioning of an offense under section 3। तो आइडेंटिफाइंग का मतलब होता है establishment of proof कि जो प्रॉपर्टी थी वो डिराइव की गई थी किसी ऑफेंस के कमीशन के द्वारा, फॉर द कमीशनिंग ऑफ एन ऑफेंस। तो ऑफेंस किया और उससे कोई प्रॉपर्टी डिराइव हुई है, इसको बोलते हैं आइडेंटिफाइंग। ट्रेसिंग का मतलब होगा डिटरमाइनिंग द नेचर, स्कोप, डिस्पोजिशन, मूवमेंट, टाइटल और ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। तो नेचर क्या है, सोर्स क्या है, डिस्पोजिशन क्या है, मूवमेंट क्या है, टाइटल क्या है, ओनरशिप क्या है प्रॉपर्टी का, ट्रेसिंग का मतलब वो होता है। सेक्शन 56 में बोलता है अग्रीमेंट्स विद फॉरेन कंट्री। सब सेक्शन 1 बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट में enter into an agreement with the government of any country outside India for enforcing the provision of this act या exchange of information for prevention of any offense under this act or under the corresponding law enforced in that country or investigation of a case relating to an offense under this act and may by notification in official gazette मेक सच प्रोविजंस एज मे बी नेसेसरी फॉर इम्प्लीमेंटिंग द अग्रीमेंट। तो भैया अग्रीमेंट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट फॉरेन कंट्री के साथ, क्यों, ताकि इन्फोर्स करा पाए प्रावधानों को इस एक्ट के। तो इस एक्ट के प्रावधानों को इन्फोर्स कराने के लिए या कोशिश करेगी कि भैया एक्सचेंज हो इन्फॉर्मेशन किसकी, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंस। किसके लिए है एग्रीमेंट, कि एक्सचेंज करो इन्फॉर्मेशन को ताकि प्रिवेंशन हो ऑफेंस का। तो इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। चाहे कोई करस्पॉन्डिंग लॉ, ऑफ कोर्स कोई करस्पॉन्डिंग एक्ट अगर किसी कंट्री में हो रहा है तो उनकी मदद करने के लिए या उनके साथ बना रखा है उनकी हेल्प करने के लिए, या हम अपनी हेल्प करने के लिए उनके साथ कुछ बनाकर बैठे, ठीक है। उसी तरह नोटिफिकेशन में ऑफिशियल गजट में बताएगी गवर्नमेंट उस क्या कहते हैं कंट्री के बारे में, या उस क्या कहते हैं ऑफेंस के कॉन्टेक्स्ट में बात करेगी जो कि आपका इम्प्लीमेंट किया गया है अग्रीमेंट के द्वारा, ठीक है। सब सेक्शन 2 में बोलता है द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट डायरेक्ट दैट द एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर इन रिलेशन टू द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट विद विच रेसिप्रोकल अरेंजमेंट हैव बीन मेड शैल बी सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस, एक्सेप्शंस और क्वालिफिकेशंस एज आर स्पेसिफाइड इन द सेड नोटिफिकेशन। तो भैया ऑफिशियल नोटिफिकेशन में रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स जो कर रखे हैं, मतलब आप एक कंट्री को मदद करेंगे तो दूसरी कंट्री आपकी मदद करेंगे, ठीक है, उसे कहते हैं रेसिप्रोकेटिंग स्टेट, ठीक है। और रेसिप्रोकेटिंग स्टेट के बीच में ही हमारा रेसिप्रोकल अरेंजमेंट रहते हैं कि भाई आप हमें इंफॉर्मेशन देंगे हम आपको देंगे। तो ऑफिशियल गजट में सेंट्रल गवर्नमेंट कंडीशंस भी बता देगी, ठीक है, क्या कंडीशंस होंगे, टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या रहेंगे, क्या एक्सेप्शंस होगी, कहाँ कहाँ मिलेगी इन्फॉर्मेशन, कब कब नहीं मिलेगी, किस टाइप की मिलेगी, क्या मिलेगी, और व्हाट क्वालिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड, मतलब क्या आपके क्राइटेरिया होंगे जिसके बेसिस पे इंफॉर्मेशन एक दूसरे के बीच में शेयर की जाएगी, ठीक है। सेक्शन 57 में बोलता है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट इन सर्टेन केसेस। अब लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा जाता है दूसरी फॉरेन स्टेट को कुछ केसेस में। बोलता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट और द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इफ, साफ सी बात है, चाहे कुछ भी लिखा हो किसी भी एक्ट में, इस एक्ट के अंतर्गत या सीआरपीसी में, इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन into an offense or other proceeding under this act an application is made to the special court by the investigating officer or any other superior officer superior in rank to the investigating officer that any evidence is required in connection with the investigation into an offense or proceeding under this act and he is of the opinion that such evidence may be available in any place in contracting state and special court on being satisfied that such evidence is required in the connection with investigation into an offense or proceeding under this act may issue a letter of request to the court
और अथॉरिटी इन द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट कॉम्पिटेंट टू डील विद सच रिक्वेस्ट। तो भैया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को अगर लगता है तो एप्लीकेशन के द्वारा या ऐसे ऑफिसर के द्वारा जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का सीनियर है, उनको लग रहा है कि भैया कोई ऐसा एविडेंस है जो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में, मतलब फॉरेन कंट्री की किसी स्टेट के पास होगा, तो भाई साफ सी बात है एक एप्लीकेशन लगाएंगे अपने, क्या कहते हैं, जो आपकी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है यहाँ पर, जो कि आपकी स्पेशल कोर्ट है, उसके सामने ये लिखेंगे कि साहब हमें वहाँ से एविडेंस मंगवाना है। तो ये स्पेशल कोर्ट वहाँ की अथॉरिटीज़ को लिख कर दे देगा कि भैया फला फला एविडेंस की रिक्वायर्ड है, प्लीज़ आप दे दीजिए। तो फिर साफ सी बात है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट पे हो जाएगा। ठीक है, अब इस लेटर ऑफ रिक्वेस्ट के लिए क्या हो रहा है, दी स्टेट कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट कॉम्पिटेंट टू डील विद सच रिक्वेस्ट टू, किस चीज़ के लिए मांग रहे हैं, एग्जामिनिंग द फैक्ट एंड सर्कमस्टांस ऑफ द केस, take such steps as special court may specify in such letter of request and forward all the evidence so taken or collected in to the special court issuing such letter of request। अब जो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है वो क्या कर सकती है, एग्जामिन कर सकती है फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को केस के, वो तो करेगी। फिर स्पेसिफाई, जो भी स्टेप स्पेसिफाई किए हैं वो ले सकती है स्पेशल कोर्ट, जो बता रहा है कि भैया हमें ये करना है, और जो भी एविडेंस कलेक्ट किया है चाहे तो भेज सकती है स्पेशल कोर्ट को, जैसा कि रिक्वेस्ट कर रहा हो उनका रिक्वेस्ट, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। ठीक है, सब सेक्शन 2 में बोलता है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट शैल बी ट्रांसमिटेड इन सच मैनर एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट मे स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। तो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट उस तरीके से भेजा जाएगा जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी। सब सेक्शन 3 में बोलता है एवरी स्टेटमेंट रिकॉर्डेड और डॉक्यूमेंट और थिंग रिसीव्ड अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी डीम्ड टू बी एविडेंस कलेक्टेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो कोई भी स्टेटमेंट अगर रिकॉर्ड की जा रही है, कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी चीज़ अगर रिसीव की गई है सब सेक्शन 1 के अंतर्गत, ऊपर जो दे रखा है वो डीम किया जाएगा एज कलेक्शन ऑफ एविडेंस ही। ठीक है, अब बोलता है असिस्टेंस टू कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट इन सर्टेन केसेस। अब भैया जैसे आपको असिस्टेंस दे रही थी ऐसे आपको भी असिस्टेंस देना है। तो क्या बोल रहा है, वेयर अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इज रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम अ कोर्ट और अथॉरिटी इन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को लेटर मिला है बाहर की कंट्री से, रिक्वेस्टिंग फॉर इन्वेस्टिगेशन इनटू एन ऑफेंस और प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट and forwarding to such court or authority any evidence connected with therewith. Central government may forward such letter of request to the special court. Central government क्या कर रही है, ऐसे लेटर को कहाँ भेज रही है, स्पेशल कोर्ट के पास भेज रही है, or to any other authority under this act as it thinks fit for execution of such request in accordance with the provisions of this act or as the case may be or any other law for the time being in force। तो साफ सी बात है जो स्पेशल कोर्ट है उसको उस तरीके से एग्जीक्यूट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कि एक्ट में दे रखा है हमारे। सेक्शन 58A में बोलता है स्पेशल कोर्ट टू रिलीज द प्रॉपर्टी। तो स्पेशल कोर्ट क्या करेगा, रिलीज कर देगा प्रॉपर्टी को। तो कहता है वेयर ऑन क्लोजर ऑफ द क्रिमिनल केस और कंक्लूजन ऑफ अ ट्रायल इन क्रिमिनल कोर्ट आउटसाइड इंडिया अंडर द करस्पॉन्डिंग लॉ फॉर एनी अदर कंट्री सच कोर्ट फाइंड्स दैट ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग हैज नॉट टेकन प्लेस। जो फॉरेन कंट्री का कोर्ट है उसको लगता है मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट नहीं हुआ है, नॉट टेकन इन एनी प्लेस, और द प्रॉपर्टी इन इंडिया इज नॉट इन्वॉल्व, प्रॉपर्टी जो हिंदुस्तान में है is not involved in money laundering, special court may on an application moved by concerned person or the director after notice to the other party order release of such property to the person entitled to receive it। तो जो भी बंदा है वो स्पेशल कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा देगा, ठीक है, या तो डायरेक्टर को लगा देगा, और नोटिस देने के बाद दूसरी पार्टी को, जो भी पार्टी इन्वॉल्व है, बाकी कोई और पार्टी भी इन्वॉल्व हो, साफ सी बात है ऐसी प्रॉपर्टी को छोड़ देगा स्पेशल कोर्ट, सब्जेक्ट टू द फैक्ट कि दूसरी कंट्री में ये बात पक्की हो गई है कि भैया ये प्रॉपर्टी इन्वॉल्व नहीं थी मनी लॉन्ड्रिंग में। होता क्या है ना, बाहर केस चल रहा है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, इंडिया के एसेट्स फ्रोज करा दिए, है ना, तो उनको छोड़ देगा कोर्ट अगर सामने वाला नॉन गिल्टी फाउंड होता है बाहर की कंट्री में। सेक्शन 58B में लेटर ऑफ रिक्वेस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट और अथॉरिटी फॉर कन्फेस्केशन और रिलीज ऑफ प्रॉपर्टी। अब देखो ये लेटर ऑफ रिक्वेस्ट कौन भेज रहा है, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट भेज रहा है, किसके लिए, कन्फेस्केशन के लिए, रिलीज के लिए प्रॉपर्टी की। ऊपर बोला और नीचे दिख गया। तो वेयर ट्रायल अंडर द करस्पॉन्डिंग लॉ ऑफ एनी कंट्री कैन नॉट बी कंडक्टेड बाय रीजन ऑफ डेथ ऑफ द अक्यूज्ड और द अक्यूज्ड बीइंग डिक्लेयर्ड एज प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर और फॉर एनी अदर रीजन और having commenced but could not be concluded, the central government shall, on receipt of letter of request from the court or an authority in the contracting state requesting for confiscation or release of the property as the case may be, forwarded the same to the director to move an application before special court, and upon such application the special court shall pass appropriate order regarding the confiscation or release of such property involved in the offense of money laundering। तो भैया जहाँ पर कोई सामने वाला मर गया हो, कोई सामने वाला भगौड़ा हो गया हो, या मिल नहीं रहा है, या कमेंस तो हुई प्रोसीडिंग लेकिन कंक्लूड नहीं हो पाई बाहर की कंट्री में, तो वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेज सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भैया इसकी प्रॉपर्टीज़ को प्लीज़ कन्फेस्केट कर दीजिए या रिलीज़ कर दीजिए अकॉर्डिंगली, जो भी है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, डायरेक्टर को भेजेगी ऐसा लेटर, और डायरेक्टर को बोलेगी भैया एप्लीकेशन मूव कर दो स्पेशल कोर्ट में, और स्पेशल कोर्ट फिर अकॉर्डिंगली ऑर्डर्स पास कर देगा।
सेक्शन 59 में बोलते हैं रेसिप्रोकल अरेंजमेंट फॉर प्रोसेस एंड असिस्टेंस फॉर ट्रांसफर ऑफ अक्यूज्ड पर्सन। अब क्या है? प्रोसेसेस फॉर प्रोसेसेस एंड असिस्टेंस फॉर ट्रांसफर ऑफ अक्यूज्ड पर्सन का ट्रांसफर हो रहा है। तो वेयर अ स्पेशल कोर्ट इन रिलेशन टू एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 4 डिजायर्स दैट, जहां पर स्पेशल कोर्ट डिजायर कर रहा है क्या? समन्स टू एन अक्यूज्ड पर्सन, a warrant for arrest of an accused person, a summons to any person requiring him to attend and produce a document or other thing, or to produce it, or a search warrant issued by it shall be served or executed at any place in any contracting state. It shall send such summons or warrant in duplicate in such form to such court, judge or magistrate, though such authority as the central government may by notification specify in this behalf, and that court, judge or magistrate as the case may be shall cause the same to be executed। तो देखो भैया यहाँ पर रेसिप्रोकल अरेंजमेंट की बात कर रहा है। तो जहाँ पे सेशंस कोर्ट, स्पेशल कोर्ट को लग रहा है कि कोई ऑफेंस किया गया है सबसेक्शन 4 में, जहाँ पे समन करना है, वारंट करना है, समन करना है किसी अक्यूज्ड को, ऊपर तो अक्यूज था, नीचे भैया विटनेसेस थे, कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना था किसी को, पर्सन को, या कोई सर्च वारंट था, तो इशू कर सकते हैं लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, ठीक है, किसी भी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट पे कि एग्जीक्यूट होने के लिए, और अकॉर्डिंगली वहाँ के जज या कोर्ट को, मैजिस्ट्रेट को भेज दिया जाएगा एग्जीक्यूट कराने के लिए। सब सेक्शन 2 में बोलता है वेयर अ स्पेशल कोर्ट इन रिलेशन टू एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 4 हैज रिसीव्ड फॉर द सर्विस और एग्जीक्यूशन। अब मान लेते हैं कोई स्पेशल कोर्ट है, इस ऑफेंस, किसी ऑफेंस के दरमियान सेक्शन 4 में दिए हुए ऑफेंसेस के कंटेक्स्ट में अगर उसके पास ताकतें हैं और रिसीव किया है उसने एग्जीक्यूशन की बात, तो क्या होगा? समन कर सकता है, वारंट ऑफ अरेस्ट निकाल सकता है, समन कर सकता है किसी भी आदमी को, वही जो ऊपर दे रखा है, या सर्च वारंट कर सकता है। issued by such court or magistrate in contracting state, it shall cause the same to be served on the or executed as the summons or warrant received by it from another court is said territory for service or execution within its local jurisdiction। तो भैया फॉरेन कोर्ट का जो भी मैटर था उसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करवा सकता है एज इफ कि इसकी खुद की ही कोर्ट, फॉरेन कोर्ट यहीं की कोर्ट हो, ठीक है, एज इफ, या इसकी खुद की कोर्ट नहीं कोई ऑर्डर निकाले हो, ऐसे इसे एग्जीक्यूट कराएगा। फिर बोलता है यहाँ पर आपका आता है पहली चीज़, पॉइंट नंबर 1 में बोलता है अ वारंट ऑफ अरेस्ट हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड, द पर्सन अरेस्टेड शैल बी डेल्ट इन अकॉर्डेंस विद प्रोसीजर स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 19। अगर अरेस्ट है तो भैया अरेस्ट का प्रावधान कौन से लगेंगे? सेक्शन 19 के लगेंगे। सर्च वारंट को एग्जीक्यूट कराना है तो थिंग्स फाउंड इन दिस सर्च शैल सो फार एज पॉसिबल बी डेल्ट विद इन अकॉर्डेंस विद प्रोसीजर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 17 एंड 18। जहाँ पे आपको याद है विटनेस को लेता था और उसके बाद क्या कहते हैं बाकायदा इन्वेंट्री बनाता था कि क्या क्या मिला है, 2-3 लोगों को खड़ा रखता था, वही चीज़ है। Provided that in case where a summon or such warrant received from a contracting state has been executed, the document or other thing produced or thing found in search has been forwarded to the court issuing the summon or such warrant, though such authority as the central government may by notification specify in this behalf। तो जहाँ पर समन हो या सर्च वारंट रिसीव कर लिए हों किसी भी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के कंटेक्स्ट में आपने, और उसे एग्जीक्यूट कराया गया है, तो जो डॉक्यूमेंट या जो भी चीज़ें प्रोड्यूस की गई हैं या सर्च पे मिली हैं उसे फॉरवर्ड आप कर देंगे उस कोर्ट को जिसने समन्स या सर्च वारंट इशू किए थे, ठीक है। और किसके थ्रू इसे भेजोगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू भेजोगे, ठीक है, जो कि नोटिफिकेशन में निकाला होगा उसने, तो उसी के थ्रू जाएंगे, नोटिफिकेशन में जो मेंशन है तरीका। सब सेक्शन 3 में बोलता है वेयर अ पर्सन ट्रांसफर टू अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट परसुएंट टू सबसेक्शन 2 इज इम्प्रिजन्ड इन इंडिया, ठीक है, द स्पेशल कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट में इम्पोज सच कंडीशन एज द कोर्ट और गवर्नमेंट डीम्स फिट। तो जहाँ पर किसी आदमी को ट्रांसफ़र किया गया है किसी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में सबसेक्शन 2 के अंतर्गत, जो कि इम्प्रेजेंट है इंडिया में, जो कि इम्प्रेजेंट था इंडिया में, तो स्पेशल कोर्ट जो होगा या सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो इम्पोज करेगी ऐसी कंडीशंस जो कि कोर्ट या गवर्नमेंट को ठीक लगें, ठीक है, याद रखेंगे उस चीज़ को। आगे बोलता है वेयर द पर्सन ट्रांसफर्ड टू इंडिया परसुएंट टू सबसेक्शन 1 इज इम्प्रिजेंट इन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। अब इंडिया में था पहले तो इम्प्रिजेंट, अब कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में इम्प्रिजेंट है, तो स्पेशल कोर्ट इन इंडिया शैल इंश्योर दैट कंडीशन सब्जेक्ट टू विच द प्रिजनर is transferred to India has complied with such prisoner shall be kept in such custody subject to such condition as the central government may direct in writing। तो ऑब्वियसली जो कि स्पेशल कोर्ट है अपने इंडिया का और जो भी हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं वो उसी हिसाब से काम करेंगे जिस हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट किस हिसाब से काम करेगी दोस्तों? सेंट्रल गवर्नमेंट उस हिसाब से काम करेगी जिस तरीके से आप दूसरे के ऊपर कंडीशंस लगा रहे हैं, उसी तरीके से वो आपके ऊपर कंडीशन लगाएंगे।
तो गाइज इसी के साथ हमने अपना सेक्शन 59 तक कंप्लीट कर लिया है। पूरा चैप्टर मैंने इसमें कंप्लीट नहीं किया है। अपने अगले पार्ट में हम सेक्शन 60 से शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप लर्निंग गाइज, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग टू मी। साथ ही साथ मैं आपको कहूँगा, डू लाइक एंड सब्सक्राइब and share with as many as people you know. Thank you so much.